सूर्यपुर एक समृद्ध राज्य था, लेकिन उसके वैभव से बड़ा था उसके राजा की चिंता और घमंड। आज जब मैं स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर अपने चारों ओर देखता हूं, तो मुझे अपने मंत्रियों की आंखों में निष्ठा नहीं बल्कि डर दिखाई देता है। और मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, जो केवल डर से वफादार हो वो कभी सच्चा सेवक नहीं हो सकता। मुझे अब ये जानना है कि मेरे दरबार में बैठे लोग सच में बुद्धिमान हैं या सिर्फ सिर हिलाने वाले पुतले। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। महाराज, आपकी ये चिंता बिल्कुल उचित है, क्योंकि आजकल ज्ञान का दिखावा करने वाले लोग राज व्यवस्था से ऊपर उठने का स्वप्न देखने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी एक बात पर जनता आंख मूंद कर विश्वास कर लेती है, और ये स्थिति किसी भी राजा के लिए अत्यंत चिंताजनक हो सकती है। चंद्रकेतु की नजर पंडित जी पर टिक जाती है। मंत्री चंद्रकेतु, ज्ञान अगर दिखावा होता तो मैं सबसे पहले मौन होना चुनता, और यदि जनता मेरी बात सुनती है तो उसका कारण मेरा पद नहीं बल्कि वर्षों का अनुभव और सत्य के प्रति निष्ठा है। राज व्यवस्था को ज्ञान से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधकार से लड़ने के लिए दीपक ही सबसे बड़ा हथियार होता है। पंडित जी, आप हर बार अपने शब्दों को सत्य का वस्त्र पहना देते हैं, लेकिन क्या यह सत्य नहीं कि आपकी राय कभी-कभी महाराज के आदेश से भी भारी पड़ जाती है? क्या यह उचित है कि राजा के राज्य में कोई और बुद्धि का राजा बन जाए? बस मैं ये बहस यहीं रोकता हूं, लेकिन आज पहली बार मेरे मन में ये प्रश्न स्पष्ट रूप से उठा है कि क्या मेरे मंत्री मेरी शक्ति हैं या मेरे सिंहासन की चुनौती? और इस प्रश्न का उत्तर आज इसी दरबार में मिलेगा। राजा अपनी तलवार हाथ में उठाता है और पूरे दरबार की ओर देखता है। मैं सूर्यपुर का राजा वीरसेन आज ये घोषणा करता हूं कि मेरे सभी मंत्री 3 शर्तों की कसौटी पर परखे जाएंगे। जो इन शर्तों में असफल होगा वो न केवल अपने पद से हटेगा बल्कि सूर्यपुर की भूमि भी हमेशा के लिए छोड़ देगा। अब ये तय होगा कि कौन ज्ञान का अधिकारी है और कौन सिर्फ छाया मात्र। मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं और सबकी निगाहें एक ही व्यक्ति पर टिक जाती हैं, पंडित जी। राजा की घोषणा के बाद दरबार समाप्त होता है, लेकिन असली युद्ध अब शुरू होता है। भाइयों, यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है, यह तो हमारे अस्तित्व पर प्रश्न है। राजा का स्वभाव आजकल बदल गया है, वह ज्ञान को चुनौती समझने लगे हैं। अगर हम में से किसी ने भी गलत उत्तर दे दिया तो केवल पद ही नहीं, हमारा सम्मान और परिवार सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मैं तो साफ कहता हूं, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं कि राजा की पहेलियों को समझ सकूं। तलवार के वार से बचा जा सकता है, लेकिन राजा के अहंकार से नहीं। हमें कोई ऐसा चाहिए जो शब्दों से युद्ध कर सके, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अगर कोई है जो वर्षों से राजा के प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुलझाता आया है, तो वो केवल एक व्यक्ति है, और हम सब जानते हैं कि आज ये राज्य कई बार उसी की बुद्धि से बचा है। सभी की नजरें पंडित जी की ओर जाती हैं। आप सब मुझे आगे भेजना चाहते हैं क्योंकि आपके मन में डर है, और डर हमेशा किसी एक को बलि का बकरा बना देता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि राजा के प्रश्नों से अधिक खतरनाक उसका टूटता हुआ विवेक है। और अगर आज उसे सही दिशा नहीं मिली तो ये राज्य ज्ञान नहीं केवल भय से चलने लगेगा। पंडित जी, आप हर बार यही कहते हैं कि आप आगे नहीं आना चाहते, लेकिन अंत में आप ही सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। यदि सच में आप राज्य के लिए इतना ही सोचते हैं तो आज ये अवसर आपको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी पीछे हट गए तो इतिहास यही कहेगा कि पंडित जी अपने ज्ञान की परीक्षा से डर गए। मंत्री चंद्रकेतु, ज्ञान कभी परीक्षा से नहीं डरता, लेकिन वो दिखावे से अवश्य घृणा करता है। आप चाहते हैं कि मैं आगे आकर या तो जीतूं या हार कर अपमानित हो जाऊं, ताकि आपके मन का ईर्ष्या का बोझ कुछ हल्का हो सके। पर याद रखिए, जब बुद्धि बोलती है तो षड्यंत्र सबसे पहले नंगे हो जाते हैं। आप हर बात को दार्शनिक आवरण दे देते हैं, लेकिन आज बात सीधी है। राजा ने शर्त रखी है
और किसी न किसी को उसका सामना करना ही होगा। अगर आप असफल होते हैं तो हम सबका दोष आप पर होगा, और अगर आप सफल होते हैं तो राज्य और राजा को भी ये मानना पड़ेगा कि आप वास्तव में सबसे बुद्धिमान हैं। दूर सिंहासन कक्ष से राजा इन सब पर नजर रखे हुए हैं। वे सोचते हैं कि मैं उनकी फुसफुसाहटें नहीं सुनता, लेकिन एक राजा केवल तलवार से नहीं, मौन होकर भी शासन करता है। आज ये तय होगा कि मेरे दरबार में बुद्धि है या केवल चालें। और अगर पंडित जी सच में उतने ही समझदार हैं जितना सब कहते हैं, तो आज उनका ज्ञान मेरे अहंकार से टकराएगा। ठीक है, अगर मेरे आगे आने से आप सबका भय कुछ कम होता है और राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता है, तो मैं ये दायित्व स्वीकार करता हूं। पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं शर्तें जीतने के लिए नहीं, राजा को सत्य दिखाने के लिए दरबार में खड़ा होऊंगा, क्योंकि हार या जीत से बड़ा राज्य का भविष्य है। अगली सुबह सूर्यपुर का दरबार भरा हुआ था, मानो पूरा राज्य सांस रोककर किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। पंडित जी, आज ये दरबार केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं सजा है। आज मैं आपकी बुद्धि, आपकी समझ और आपकी सीमाओं को परखना चाहता हूँ। याद रखिए, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं, ये मेरे राज्य के भविष्य का निर्णय है। यदि आप असफल होते हैं तो न केवल आप, बल्कि वे सभी मंत्री जिन्होंने आप पर भरोसा किया है, इस धरती से विदा हो जाएंगे। महाराज, बुद्धि की परीक्षा भय से नहीं, धैर्य से ली जाती है। मैं आपके प्रश्नों से नहीं डरता, लेकिन मैं ये अवश्य चाहता हूं कि ये परीक्षा राज्य को तोड़े नहीं, बल्कि उसे और अधिक समझदार बनाए। महाराज, अब आप कृपया अपनी पहली शर्त रखें। तो सुनिए मेरी पहली शर्त। मुझे ऐसी वस्तु दिखाइए जो हवा से भी अधिक हल्की हो, लेकिन फिर भी उसे कोई मनुष्य अपने हाथों से उठा न सके। यदि आपने इस पहेली को शब्दों का जाल बनाकर टालने की कोशिश की, तो इसे असफल माना जाएगा। महाराज, मुझे लगता है यह शर्त स्वयं ही सिद्ध करती है कि ऐसी कोई वस्तु इस संसार में हो ही नहीं सकती। हवा से हल्का कुछ नहीं होता, और जो होता है उसे उठाया जा सकता है। अब देखना यह है कि पंडित जी इस असंभव को किस कल्पना से ढकते हैं। मंत्री चंद्रकेतु, आपका तर्क केवल भार और मांसपेशियों तक सीमित है, लेकिन संसार में सिर्फ वही वस्तुएं नहीं होती जिन्हें हाथों से पकड़ा जा सके। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो दिखाई तो देती हैं, पर छुई नहीं जा सकती, और वही वस्तुएं अक्सर सबसे अधिक हल्की होती हैं। पंडित जी, आप फिर से शब्दों की आड़ ले रहे हैं। राजा ने वस्तु मांगी है, कोई भावना या विचार नहीं। अगर आपके पास सच में कोई उत्तर है तो उसे सामने लाइए, वरना यह सिद्ध हो जाएगा कि आपकी बुद्धि केवल शब्दों तक सीमित है। बहुत अच्छा, यदि राजा ने वस्तु मांगी है तो मैं वस्तु ही दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं महाराज से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या हर वस्तु जिसका अस्तित्व है उसे उठाया जाना अनिवार्य है? यदि वो वस्तु सच में अस्तित्व रखती है तो उसे उठाया जा सकता है, अन्यथा वो केवल कल्पना है। तो फिर महाराज, कृपया इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप इस समय मेरे सामने खड़े हैं, आपकी परछाई आपके पैरों के पास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी ही परछाई को अपने हाथों से उठा सकते हैं? कोई संवाद नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया। ये कैसे संभव है? परछाई तो मेरे साथ साथ चलती है, वो दिखाई देती है, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं सकता। वो सच में हवा से भी हल्की है, पर फिर भी मेरे हाथ उसे उठाने में असमर्थ हैं। महाराज, ये केवल प्रकाश का प्रभाव है, इसे वस्तु नहीं कहा जा सकता। पंडित जी आपको भ्रम में डाल रहे हैं। मंत्री चंद्रकेतु, भ्रम वो होता है जो अस्तित्व ना रखे। परछाई का अस्तित्व आपकी उपस्थिति से सिद्ध होता है, और महाराज ने स्वयं कहा था कि जो अस्तित्व रखता है वही वस्तु है। इसलिए ये उत्तर मेरी कल्पना नहीं, आपके ही तर्क का परिणाम है। मैं स्वीकार करता हूं कि पहली शर्त आपने पूरी कर दी है। आपने केवल उत्तर नहीं दिया, बल्कि मुझे ये भी दिखाया कि शक्ति की सीमा वहीं समाप्त हो जाती है जहां समझ शुरू होती है। राजा की आंखों में पहली बार अहंकार के स्थान पर विचार की झलक दिखाई देती है। पहली शर्त पूरी होने के बाद दरबार में सन्नाटा था, लेकिन राजा का मन अब और भी बेचैन हो चुका था। पंडित जी, आपने मेरी पहली शर्त का उत्तर देकर मुझे चौंकाया अवश्य है,
लेकिन इसे मेरी हार मत समझिए। कभी कभी संयोग भी बुद्धि जैसा प्रतीत होता है। अब मैं दूसरी शर्त रखूंगा और इस बार केवल शब्दों से नहीं, सत्य के भार से आपको उत्तर देना होगा। महाराज, जो व्यक्ति अपने भीतर क्रोध को पहचान लेता है वो आधी परीक्षा पहले ही पास कर लेता है। आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी संयोग का सहारा नहीं लूंगा। अब आप अपनी दूसरी शर्त रखें और सत्य को स्वयं अपनी राह चुनने दीजिए। तो सुनिए मेरी दूसरी शर्त। मुझे एक ऐसी नदी दिखाइए जिसमें कहीं भी एक बूंद पानी ना हो, फिर भी लोग उसमें गिरकर डूब जाते हों। और इस बार मैं कोई प्रतीकात्मक छल स्वीकार नहीं करूंगा। महाराज, ये शर्त तो पहली से भी अधिक स्पष्ट है। नदी का अर्थ पानी से है और डूबना शरीर से जुड़ा हुआ है। अगर पंडित जी इसका उत्तर देते हैं तो यह सिद्ध हो जाएगा कि वे नियमों को अपने अनुसार मोड़ते हैं। मंत्री चंद्रकेतु, आप बार बार शब्दों की परिभाषा पकड़ते हैं लेकिन अर्थ की गहराई देखने से बचते हैं। महाराज ने नदी और डूबने की बात की है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये डूबना शरीर का ही होना चाहिए। कभी कभी मनुष्य बिना गीले हुए भी डूब जाता है। बहुत हुआ पंडित जी, यदि आपके पास कोई ठोस उत्तर है तो उसे दिखाइए। मेरे दरबार में अब धुंध की जगह स्पष्टता चाहिए। सेवक, कृपया वो बड़ा दर्पण यहां लाया जाए जो उत्सवों के समय राजमहल के कक्ष में लगाया जाता है। सेवक एक विशाल दर्पण दरबार के बीच रख देता है। महाराज, इस दर्पण में आप अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हैं। इसमें कोई पानी नहीं है, फिर भी मनुष्य इसमें अक्सर डूब जाता है। ये नदी है मोह, माया और अहंकार की, जिसमें व्यक्ति अपने ही रूप से इतना मोहित हो जाता है कि उसे सत्य दिखाई देना बंद हो जाता है। ये तो केवल आत्मचिंतन की बात है, इससे नदी कैसे सिद्ध होती है? लोग इसमें वास्तव में डूबते कहाँ हैं? मंत्री चंद्रकेतु, जब कोई व्यक्ति अपने पद, रूप या शक्ति पर इतना गर्व करने लगे कि उसे दूसरों का सत्य दिखाई न दे, तब वो इसी नदी में डूब चुका होता है। और सबसे खतरनाक डूबना वही होता है जिसमें इंसान सांस लेता रहता है लेकिन विवेक खो देता है। तो आप कहना चाहते हैं कि ये नदी मेरे भीतर भी बह रही है, कि मेरा गर्व मुझे वही दिखाता है जो मैं देखना चाहता हूं, न कि वो जो सच में है? महाराज, मैं ये नहीं कहता कि आप डूब चुके हैं। मैं केवल ये कहता हूं कि ये नदी आपके सामने है और राजा वही होता है जो समय रहते किनारे पर खड़ा होना सीख ले। राजा कुछ क्षणों तक दर्पण को देखता रहता है और पूरे दरबार में असहज शांति छा जाती है। मैं स्वीकार करता हूं कि आपने मेरी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है। आपने आज मुझे शत्रु नहीं बल्कि मेरा ही एक रूप दिखाया है। पर अभी एक शर्त शेष है और वो सिर्फ बुद्धि नहीं, साहस भी मांगेगी। दूसरी शर्त पूरी होते ही राजा का धैर्य और चंद्रकेतु की योजना दोनों अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुके थे। पंडित जी, आपने अब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर दरबार को चकित किया है, पर मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हर उत्तर राजा को प्रसन्न नहीं करता। कभी कभी सच सबसे बड़ा अपमान बन जाता है और आज आपका सच मेरे बहुत करीब आ गया है। महाराज, यदि सत्य करीब आ गया है तो ये उसका दोष नहीं बल्कि उसकी शक्ति है। राजा का सिंहासन ऊंचा इसलिए नहीं होता कि वो सबको दबा दे, बल्कि इसलिए होता है कि वो सब कुछ स्पष्ट देख सके। मैंने अब तक केवल वही कहा है जो आपके प्रश्नों ने मुझसे मांगा। महाराज, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि पंडित जी हर प्रश्न को आपके आत्मसम्मान से जोड़कर आपको उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो मंत्री चंद्रकेतु? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने ही दरबार में कमजोर दिखाई दे रहा हूं, या ये कि मेरे प्रश्न मेरे विरुद्ध हथियार बन रहे हैं? महाराज, मैं तो केवल आपकी चिंता कर रहा हूं। आज दरबार में हर व्यक्ति पंडित जी की ओर उसी तरह देख रहा है जैसे कभी आपकी ओर देखा करता था। यदि यह परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई तो लोग ये मान लेंगे कि ज्ञान राजा से ऊपर है। महाराज, यदि कोई व्यक्ति ज्ञान को राजा से ऊपर समझता है तो वो राज्यद्रोही नहीं बल्कि मूर्ख है। और यदि कोई राजा ज्ञान को अपना शत्रु समझने लगे तो वो स्वयं अपने राज्य की नींव कमजोर कर देता है। मैं यहां आपका स्थान लेने नहीं, आपको और मजबूत करने आया हूं। बस, अब यह पर्याप्त है।
मैं तुम्हारी नीयत और बुद्धि दोनों को एक अंतिम शर्त पर परखना चाहता हूं। ये शर्त सीधी चुनौती होगी। पूरा दरबार सांस रोक लेता है। पंडित जी, मुझे सच और झूठ के बीच की दूरी नाप कर दिखाइए, और ये काम आप केवल एक उंगली की सहायता से करेंगे। यदि आप इसमें भी असफल होते हैं तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अब तक आप केवल मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। दरबार में हलचल, लेकिन कोई संवाद नहीं। महाराज, ये शर्त को तो शब्दों से घुमाई जा सकती है। सच और झूठ भावनाएं नहीं, विचार हैं, और उनके बीच कोई भौतिक दूरी नहीं होती। आज ये सिद्ध हो जाएगा कि पंडित जी आखिरकार सीमा में बंधे हुए हैं। महाराज, आपकी ये शर्त वास्तव में सबसे कठिन है, क्योंकि ये मेरी बुद्धि से अधिक आपके धैर्य की परीक्षा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका उत्तर कल प्रातः पूरे दरबार के सामने दूंगा, क्योंकि कुछ सत्य समय मांगते हैं, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, कल प्रातः इस दरबार में तुम अपना उत्तर दोगे, लेकिन याद रखना, ये केवल एक शर्त नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन का निर्णय होगा। दरबार विसर्जित होता है। रात सूर्यपुर पर उतर आई थी, लेकिन महल के भीतर कई लोग अभी भी जाग रहे थे। आज पहली बार मुझे अपने ज्ञान से अधिक अपने मौन पर भरोसा करना होगा। सच और झूठ की दूरी उंगलियों में नहीं, मनुष्य की आदतों में छिपी होती है। जो आंखों से देखे बिना मान ले, वो झूठ के सबसे करीब होता है, और जो सुने बिना सोचे, वो सत्य से सबसे दूर। कल मेरा उत्तर केवल राजा को नहीं, पूरे राज्य को दिशा देगा। दूसरी ओर महल के एक अंधेरे कक्ष में चंद्रकेतु किसी और ही खेल में लगा है। कल का दिन सिर्फ पंडित जी की परीक्षा नहीं, हम सबका भविष्य तय करेगा। यदि वो इस शर्त में भी सफल हो गया तो राजा की आंखों में हम सब केवल छायाएं बनकर रह जाएंगे। मुझे कोई ऐसा उपाय चाहिए कि पंडित जी का उत्तर ज्ञान नहीं, घमंड प्रतीत हो। राजा को उत्तर नहीं, संदेह चाहिए। लेकिन यदि पंडित जी सच में सही उत्तर दे गए तो क्या हम राजा के क्रोध से बच पाएंगे? अस्थिर राजा सबसे आसान होता है। उसे केवल ये महसूस कराओ कि उसका नियंत्रण उसके हाथ से फिसल रहा है। कल मैं पंडित जी के उत्तर से पहले राजा के मन में एक बीज बो दूंगा कि ज्ञान भी सत्ता छीन सकता है। उधर राजा अपने निजी कक्ष में अकेला बैठा हुआ है। क्यों हर उत्तर मेरे भीतर कोई प्रश्न जगा देता है? मैंने युद्ध जीते हैं, राज्य फैलाया है, लेकिन आज एक वृद्ध पंडित मेरे मन को अशांत कर रहा है। क्या मेरा क्रोध मेरी शक्ति है या मेरी कमजोरी? यदि मैं हार मान लूं तो क्या मैं छोटा हो जाऊंगा, या शायद पहली बार सच में राजा बनूंगा? सुबह से पहले चंद्रकेतु राजा से मिलने पहुंचता है। महाराज, मैंने पूरी रात आपकी शर्त के बारे में सोचा, और जितना अधिक सोचता हूं उतना ही मुझे ये भय सताने लगता है कि पंडित जी इस शर्त को भी किसी प्रतीक में बदल देंगे, और तब दरबार ये मानेगा कि सत्य को भी आपसे अधिक वो समझते हैं। तो तुम्हारा सुझाव क्या है चंद्रकेतु? क्या मैं अपने ही प्रश्नों से डरने लगा हूं, या तुम चाहते हो कि मैं उत्तर आने से पहले ही निर्णय सुना दूं? मैं केवल इतना चाहता हूं कि जब पंडित जी उत्तर दें तो आप राजा की तरह सुने, शिष्य की तरह नहीं। क्योंकि जिस क्षण राजा झुकता है उसी क्षण सत्ता का संतुलन बदलने लगता है। राजा कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे पर संघर्ष साफ दिखता है। यदि कल मेरा उत्तर राजा को छोटा करे तो वो सत्य नहीं होगा, और यदि वो उसे और बड़ा बना दे तो वही सच और झूठ के बीच सबसे सटीक दूरी होगी। अब ये उंगली केवल मापने का औजार नहीं, बल्कि दिशा दिखाने वाली रेखा बनेगी। सूरज उगता है। अंतिम निर्णय का दिन आ चुका है। सारे मंत्री और दरबारी इकट्ठा होते हैं। पंडित जी, आज का ये दरबार किसी उत्सव या परंपरा के लिए नहीं, बल्कि सत्य और असत्य के बीच एक रेखा खींचने के लिए बुलाया गया है। आपको मेरी अंतिम शर्त स्मरण होगी। आज न प्रतीक काम आएंगे, न समय की मोहलत। अब आप बताएंगे, सच और झूठ के बीच वास्तविक दूरी क्या है? महाराज, मैं आपकी शर्त नहीं भूला हूं, क्योंकि यह शर्त किसी प्रश्न से अधिक एक चेतावनी है। सच और झूठ की दूरी तलवार की धार से भी महीन होती है, और यदि मैं इसे बिना सोचे समझे नाप दूं, तो ये दूरी राज्य को जोड़ने की जगह तोड़ भी सकती है।
पंडित जी, अब तक आपने हर प्रश्न को शब्दों में लपेटकर समय निकाला है, लेकिन आज राजा ने स्पष्ट कहा है, एक उंगली से दूरी नापनी है। यदि आज भी आप शब्दों की आड़ लेंगे तो यह सिद्ध हो जाएगा कि आपकी बुद्धि सीमाओं से डरती है। मंत्री चंद्रकेतु, सीमाओं से डर उसे लगता है जो सीमा के भीतर सच को कैद करना चाहता है। और जहां तक एक उंगली की बात है, तो मैं आज इसी उंगली से सबसे कठिन माप आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले मुझे महाराज से एक अंतिम अनुमति चाहिए। बोलिए, ये आपका अंतिम अवसर है। महाराज, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर मेरे सामने खड़े हों, क्योंकि ये दूरी सिर्फ शब्दों में नहीं, मनुष्य और सत्य के बीच मापी जानी चाहिए। दरबार में हलचल मच जाती है, लेकिन राजा धीरे धीरे सिंहासन से उतर आता है। अब क्या? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अब अपनी उंगली से दूरी नाप कर दिखाओ। महाराज, कृपया ध्यान से देखिए। मैं ये उंगली आपकी आंख और आपके कान के बीच रख रहा हूं। अब मैं आपसे कहता हूं, जो कुछ आप केवल कानों से सुनते हैं वो अक्सर झूठ हो सकता है, लेकिन जो कुछ आप अपनी आंखों से देखते हैं वो सत्य के सबसे निकट होता है। दरबार में सब सन्न रह जाते हैं। ये कोई दूरी नहीं है, ये तो केवल शरीर का भाग है। सच और झूठ इस तरह नहीं नापे जाते। पंडित जी दरबार को भावनाओं में बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं मंत्री चंद्रकेतु, यही वो दूरी है जहां सबसे अधिक राज्य और राजाओं का पतन हुआ है। कान और आंख के बीच सिर्फ कुछ उंगलियों का अंतर है, लेकिन इसी छोटे से अंतर में अफवाह, षड्यंत्र और झूठ पलता है। और जो राजा देखे बिना सुन लेता है, वो अनजाने में असत्य को सत्य बना देता है। तो तुम कहना चाहते हो कि अब तक मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन बहुत कम देखा है। मेरे निर्णय दूसरों की बातों पर टिके रहे, अपने अनुभव पर नहीं। यदि ये सत्य है, तो आज मेरी सबसे बड़ी हार, मेरी सबसे बड़ी सीख भी है। राजा की आंखें झुक जाती हैं और दरबार में पहली बार सम्मान प्रकट करता है। दरबार में ऐसा सन्नाटा था, ये केवल तब होता है जब कोई राजा स्वयं को देख लेता है। पंडित जी, आज पहली बार मुझे अपने सिंहासन का भार अपने हृदय पर महसूस हो रहा है। मैंने वर्षों तक डर को शासन का साधन समझा और सलाह को चुनौती, पर आज मुझे ये समझ आया कि जो राजा सत्य से भागता है, वो वास्तव में अपनी ही परछाई से डर रहा होता है। यदि मैंने आज आपकी बात नहीं सुनी होती, तो मैं राजा तो रहता, पर शायद मनुष्य नहीं। महाराज, राजा होना कभी भी गलती न करना नहीं है। राजा होना गलती को पहचान कर उसे सुधारने का साहस रखना है। आपने आज अपना सिंहासन नहीं छोड़ा, बल्कि उसे और ऊंचा किया है, क्योंकि जिस राजा के पास विनम्रता होती है, उसकी सत्ता समय से भी आगे चलती। महाराज, आप ये सब एक व्यक्ति के शब्दों में बहकर मत मान लीजिए। आज यदि आपने पंडित जी को इतना ऊंचा स्थान दे दिया, तो कल दरबार में आपका आदेश केवल सुझाव बनकर रह जाएगा। मैंने जो कुछ भी कहा, वो केवल आपकी सत्ता की रक्षा के लिए कहा। चंद्रकेतु, तुमने मेरी सत्ता की नहीं, मेरे भय की रक्षा की है। और जो मंत्री राजा के डर को हथियार बनाता है, वो राज्य का नहीं, केवल अपने पद का सेवक होता है। आज तुम्हारा अपराध ये नहीं कि तुमने झूठ बोला, बल्कि ये है कि तुमने सच को दबाने की कोशिश की। तो क्या मेरा सब कुछ यहीं समाप्त हो जाएगा? नहीं, तुम्हें मृत्यु या कारावास नहीं मिलेगा, क्योंकि भय से दिया गया दंड फिर से भय ही पैदा करता है। तुम्हें पद से हटाया जाता है और राज्य से दूर ऐसे स्थान पर भेजा जाता है जहां तुम सत्ता नहीं, सेवा का अर्थ सीख सको। यही तुम्हारा दंड भी है और अवसर भी। चंद्रकेतु सिर झुकाकर पीछे हट जाता है और दरबार में पहली बार न्याय और शांति फैलती है। पंडित जी, आज आपने केवल मेरी शर्तें नहीं, मेरी दृष्टि भी बदला है। इस राज्य को अब ऐसे सलाहकार की आवश्यकता है जो भय नहीं, बुद्धि से शासन चलाए। मैं चाहता हूं कि आप सूर्यपुर के प्रधान सलाहकार बने, ताकि आने वाली पीढ़ियां राजा और ज्ञान को एक दूसरे का शत्रु नहीं, सहचर समझे। महाराज, यदि मेरा ज्ञान राज्य के काम आ सके, तो इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कुछ नहीं। पर मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा।
राज्य तब तक सुरक्षित रहता है जब तक राजा प्रश्न पूछता रहता है। जिस दिन उसने खुद को सबसे बुद्धिमान मान लिया, उसी दिन उसके पतन की पहली ईंट रख दी जाती है। आज से सूर्यपुर में डर नहीं, संवाद शासन करेगा। मंत्री प्रश्न पूछेंगे, सलाह देंगे और राजा उन्हें सुनेगा, देखेगा और फिर निर्णय करेगा, क्योंकि सत्ता तलवार से नहीं, दृष्टि से चलती है। और उस दिन के बाद सूर्यपुर को कभी किसी असंभव शर्त की आवश्यकता नहीं पड़ी।